नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, जिससे आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़े रहेंगे और विभिन्न प्रश्नों पर अपनी पकड़ विकसित करते रहेंगे, जो अवश्य ही आपको विभिन्न परीक्षाओं में सफलता दिलाने में लाभकर सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं। परामर्श के नीचे दिए गए चरण जिस क्रम में लागू किए जाते हैं उसी क्रम में रखें। यानी कि यहाँ पर परामर्श की बात हो रही है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से बना हुआ यह प्रश्न है। उसमें जब हम कैंडिडेट को यानी कि जो प्रयोज्य होता है उसको जब हम परामर्श देते हैं तो उसका क्या क्रम होता है, तो आप देख सकते हैं। समान भूतिपरक भूतिपूर्ण समझ स्थापित करना, समाप्ति तथा अनुगमन, आरंभिक क्रियाविधि, हस्तक्षेप, युक्ति। ठीक है, तो आप पहले तो ये देख लीजिए समाप्ति और अनुगमन। तो आप इसको ये मान के चलिए कि अंतिम होना चाहिए। आरंभिक क्रियाविधि तो ये पहला होना चाहिए। तो जब आपको पहला मिल गया और अंतिम मिल गया तो इस आधार पर आप चाहे तो इस ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं और आसानी से आप ऐसे प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरंभिक क्रियाविधि सबसे पहले होगा। फिर क्या होगा, हम सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं प्रयोग से, दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पे हम हस्तक्षेप युक्ति करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, हस्तक्षेप तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होगा डी। अगले प्रश्न पर चलें तो एक शोध अध्ययन जनसंख्या नियंत्रण पर किया गया। यानी कि एक शोध अध्ययन किस लिए किया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर किया जा रहा है। परिणामों के आधार पर शोधकर्ता कुछ या कई निष्कर्ष निकालता है, एक नहीं कई निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार के तर्क को क्या कहते हैं, जो कि आप जानते हैं कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव दो तरह के रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन, दो तरह के चिंतन होते हैं। तो जब यहाँ पर निष्कर्ष यानी रीजनिंग की बात हो रही है तो वहां पर आप देख लें कि निगमनात्मक और आगमनात्मक दो तरह के इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन दोनों को बी और डी को तो पहले ही किनारे कर दीजिए कि ये नहीं हो सकता। अब आपके पास पॉसिबिलिटी 50-50% की हो गई आगमन और निगमन की। जो कि आप जानते हैं डाइवर्ज थिंकिंग जो निगमनात्मक चिंतन होता है उसमें हम किसी भी समस्या समाधान के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ या कई निष्कर्ष निकालते हैं, तो अवश्य ही जो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देहली मूल्य तंत्रिका विभव के घटित होने के लिए आवश्यक है। ये न्यूरॉन्स से बना हुआ क्वेश्चन है। आपको हमने पिछले व्याख्यानों में बताया है कि हमारे शरीर में 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएट न्यूरॉन्स, जो कि एक तरह के सूचना संचार का काम करते हैं। वातावरण से हमें एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका न्यूरॉन्स की होती है और यह विद्युतीय आवेग के द्वारा कार्य करते हैं, उद्दीपक के द्वारा उद्दीप्त होते हैं, जिससे एक तरह का नर्व इंपल्स उत्पन्न होती है जो उन्हें उद्दीप्त करती है, जिससे वह सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और फिर मस्तिष्क द्वारा सूचनाएं अंगों तक पहुंचाते हैं। ये क्रिया होती है। तो उसके दौरान इसमें कुछ मिली वोल्ट के करंट होते हैं, उसी के आधार पर ही यह तंत्रिका तंत्र जो होता है या तंत्रिका आप विभव कह लीजिए उसका संचरण होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देहली यानी कि थ्रेशोल्ड है, कौन सा वह थ्रेशोल्ड है जो तंत्रिका विभव के घटित होने के लिए आवश्यक होता है, कि अगर इतना नहीं होगा उसमें तंत्रिका विभव तो वह उद्दीप्त नहीं होगा। तो इसका स्पष्ट जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, क्योंकि आप जब भी न्यूरॉन्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें -70 मिलीवोल्ट करंट होता है और -70 से -50 के बीच में अगर है तो
किसी भी उद्दीपक को किसी भी न्यूरॉन्स को उद्दीप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर बात करें, कारक विश्लेषण विधि के उपयोग के आधार पर बनाए गए परीक्षण मनोमितीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ होते हैं। आइए फैक्टर एनालिसिस की बात की जा रही है कि अगर हम फैक्टर एनालिसिस विधि के द्वारा अगर किसी परीक्षण का मानकीकरण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो वो साइकोमेट्रिक दृष्टि से साइकोमेट्रिकली सुदृढ़ होगा। आप जानते हैं कि फैक्टर एनालिसिस एक उच्च सांख्यिकी विधि है जो डेटा रिडक्शन टेक्निक्स पर काम करती है। जाहिर सी बात है, जब हम फैक्टर एनालिसिस के द्वारा किसी भी परीक्षण को निर्मित करते हैं तो वो साइकोमेट्रिकली सुदृढ़ होती ही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर इसके तर्क पर बात करें तो कारक विश्लेषण निर्मित वैधता का पता करने की एक बहुत ही उपयुक्त विधि है। ये भी बात सही है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और ये कह रहा है कि साइकोमेट्रिकली सुदृढ़ होता है क्योंकि कारक विश्लेषण निर्मित वैधता पता करने की एक उपयुक्त विधि है। यानी कि जो आर है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए। अगले प्रश्न पर विचार करें तो किसी परीक्षण के मानकीकरण के समय अनुसंधानकर्ता को विशेष ध्यान देना होता है। यानी कि जब भी हम किसी भी परीक्षण का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, मानकीकरण करते हैं, तो किन किन बातों पर अनुसंधानकर्ता को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आप जानते हैं कि मानकीकरण करने के लिए आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स डेवलप करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये तीनों ऑप्शन जिसमें हैं उस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए और यह ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा डी। अगले प्रश्न पर विचार करें तो लोग अपने को धोखा देकर अभिवृत्तियों का निर्माण करते हैं। ये एटीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, अभिवृत्ति का। चूंकि आप जानते हैं कि अभिवृत्ति निर्माण में लोग अपने आप को धोखा भी देकर कार्य करते हैं, चूंकि अभिवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति एक तरह की मनोदशा होती है जिसमें भावात्मक, क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक सभी तरह के तीनों तरह के घटक सम्मिलित होते हैं। अब अगर व्यक्ति शराब पी रहा है तो वह हमेशा क्या कहता है कि शराब पीने से मन हल्का होता है। जैसे या सिगरेट पीता है तो वो कहता है कि अरे बड़े बड़े डॉक्टर भी तो सिगरेट पीते हैं। यानी कि वो अपने आप को धोखा देकर अभिवृत्तियों का निर्माण कर रहा है, जानता है कि वो चीज गलत है, फिर भी उसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है। कारण क्या है कि वेम का प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि हम अपनी अभिवृत्तियों को अपने व्यवहार को प्रेक्षित कर विकसित करते हैं। आइए अब ये जो वेन का प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत है यानी कि स्व प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत है, वह कहता है कि हम अपनी अभिवृत्तियों को अपने व्यवहार को प्रेक्षित कर विकसित करते हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर जो कारण है वह तो सत्य प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। अगले प्रश्न पर बात करें तो पूर्ण या शून्य नियम क्रिया को शासित करता है, यानी कि ऑल और नन लॉ। ये कहाँ विकसित होता है? ये होता है न्यूरॉन्स में विकसित होते हैं या न्यूरॉन्स द्वारा ये नियम कार्यरत होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि न्यूरॉन्स या तो पूरी तरह से उत्तेजित होता है या तो होता ही नहीं। अगले प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इधर मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं और उसके द्वारा डेवलप की गई सिद्धांत दिए हुए हैं। तो कार्ल रोजर्स, जो आप जानते हैं कि एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो बात किया था वो फेनोमिनोलॉजी की बात किया था। तो अवश्य ही आप अगर इसको मिलान करें तो वो गोचर सत्य पर मिलान हो जाएगा। अगर फिर कर्ट लेविन की बात करें तो कर्ट लेविन जीवन विस्तार की बात करते हैं, तो आप इसको मिला सकते हैं। ठीक, एडवर्ड एलिस जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया टोकन इकोनॉमी का। टोकन इकोनॉमी के लिए आप एडवर्ड एलिस को मिला सकते हैं और वेंडूरा के आप सोशल लर्निंग थ्योरी को आप जानते ही हैं,
उसके आधार पर आप विवाद करना यानी डिस्प्यूटिंग के आधार पर आप मिला सकते हैं। और एरिक ब्रन रेकिड कैच, इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर बात करें पुनः अधिगम में, यानी कि अधिगम हो गया है और पुनः अधिगम करना है तो उसके लिए में क्या होता है। क्रमिक से युग्मित सहचर सीखने में कोई अंतरण नहीं होता, सही नहीं है। युग्मित सहचर से क्रमिक सीखने में धनात्मक अंतरण होता है, ये ऑप्शन सही है। क्रमिक में युग्मित सहचर सीखने में ऋणात्मक अंतर, ये गलत है। युग्मित सहचर में क्रमिक सीखने में कोई अंतरण नहीं होता है। युग्मित सहचर से क्रमिक सीखने में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है। क्रमिक से युग्मित सहचर सीखने में ऋणात्मक अंतर होता है। एक मिनट, क्रमिक से युग्मित सहचर सीखने में, हाँ ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो इस आधार पर जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो एक शोधकर्ता मित्रवत प्रयोज्यों को देखकर हंसता है, यानी कि एक शोधकर्ता मित्रवत प्रयोज्य को देखकर हंसता है। मित्रवत प्रयोज्य अमित्रवत प्रयोज्य को नहीं, शोध के परिणामों को प्रभावित करता है। यह परिणाम निम्नलिखित से ग्रसित है, यानी कि अगर जो प्रयोग करता है वो अपने किसी परिचित, जिससे आप प्रयोज्य के रूप में जो शामिल है उसे अगर देखकर हंसता है, यानी कि वो उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है, तो वहां पर सब्जेक्टिव वॉइस होता है, वहां पर एक तरह से आत्मपरक अभिनति पैदा होती है, क्योंकि जो प्रयोज्य है वह अब उतना तटस्थ रहकर अपने आप को प्रयोग में शामिल नहीं करता, क्योंकि अब वहां पर वह अपने प्रयोगकर्ता द्वारा घुल मिल जाता है, जिससे सूचनाएं दूषित होती हैं और परिणाम, शोध के परिणाम भी दूषित होते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।